ये सर मार्क्स कम आ रहे हैं, मैं टेस्ट नहीं दूंगा, तो बैक ट्रैक हो रहा है। यही रास्ता है बेटा, आखिरी वाला रास्ता कठिन होता है, ठीक है। अच्छा, किस किस के मार्क्स अपनी एज पर एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं, जरा सारे बच्चे मेरे को ये बताइए। थम्स अप कर दीजिए या फिर लिख दीजिए, दिल बना दीजिए जिन जिन के, और जिनके नहीं आ रहे हैं नॉट मी ऐसे कुछ लिख दीजिए। जिन जिनके मार्क्स एज पर एक्सपेक्टेशन, आप एग्जाम में जाते हैं तो कुछ एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं, ठीक है, भले ही वो फिजिक्स के साथ हो, केमिस्ट्री के साथ हो या फिर मैथ्स के साथ हो। कितने बच्चे यहां पर एज पर एक्सपेक्टेशंस अपना स्कोर कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है, नॉट मी। अब मैं आप सभी लोगों को यही बोल रहा हूं, जब तक आप अकेले सोचते हैं ना, आप चैट को जरूर एक बार खोल के देखिएगा, ठीक है। दूसरे साइड पर खड़े होके तुम्हें शायद लगेगा कि सर आपके लिए बोलना तो आसान है, लेकिन मेंटालिटी तो हमें हिट करनी पड़ रही है, हम स्ट्रेस में आ रहे हैं कि यार मैं इतना सोच के जा रहा हूं, नहीं हो पा रहा है। बेटा मैं भी उस रास्ते से गया हूं, और मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं ना आखिरी मोमेंट में टेस्ट देता ही रहता था। मेरे को फर्क नहीं पड़ता था कि मैं कितना स्कोर कर रहा हूं, मेरे को ये रहता था कि भाई इससे ना मेरा रिवीजन टारगेट एटलीस्ट कंप्लीट हो रहा है। जैसे मान लो अगले वीक मेरे पे कुछ टेस्ट आने वाले हैं, तो मैं उसको एज अ टारगेट लेता था यार, नहीं तो खुद से ना उस टारगेट को आप अगर नहीं होगा ना, तो आप खुद से इतना रिलैक्स रहेंगे कि जो आप 4 या 5 चैप्टर रिवाइज कर सकते थे आप नहीं करते। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है, जो शायद अपने पोटेंशियल के हिसाब से जितना उन्होंने एक्सपेक्टेशन करा है, पोटेंशियल तो बच्चे का ज्यादा ही होता है ऑब्वियसली, उतना ही स्कोर कर पा रहे हो। लेकिन अब ये जो कहानी है ना, ये सबके साथ हो रही है। अब आपको क्या होता है ना, जब आप एक बंद कमरे में बैठ करके आपने को एनालाइज करते हो, आपको लगता है यार दूसरे सारे जिनके भी मार्क्स तुम्हें लग रहा है कि तुमसे ज्यादा है, तुम्हें लग रहा है यार ये लोग तो सारे के सारे सही हो गए, लेकिन हर कोई अपने एक स्ट्रगल में फंसा पड़ा है, ठीक है। हाँ, हर कोई अपने एक स्ट्रगल में फंसा पड़ा है, और वो स्ट्रगल सबको अपना स्ट्रगल थोड़ा बड़ा लगता है, ठीक है। आप बिल्कुल मत ये सोचिएगा कि सर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरे को डिमोटिवेशन हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, यहां पर इस मोमेंट पर सभी के साथ ये कहानी चलती है, ठीक है। क्या किया जा सकता है सर? किया ये जा सकता है कि देखो भाई, पहले तो आप टेस्ट को छोड़ना मत, क्योंकि अगर आपने अपने टेस्ट को छोड़ा तो दिस इज योर लास्ट लाइफलाइन। यही अप्रोच जो आप टेस्ट में बैठते हो, आपको स्ट्रेस होता है, कई सवाल देखे देखे से लगते हैं, याद नहीं आ रहे, ठीक है, कुछ सवाल में आप अटक जाते हैं, तुम्हें लग रहा होगा यार ये तो मेरे लिए डिप्रेशन है। नहीं बेटा, ये आपके लिए प्रैक्टिस है। हो सकता है आपके फाइनल एग्जाम में भी पहला सवाल या दूसरा सवाल ही ऐसा भिड़ जाए जिसमें आपको लगे आपको आता है या फिर आपने ये छोड़ दिया था और आपको उसका स्ट्रेस झेलना पड़े, ठीक है। तो आप एग्जाम में कैसे टेम्परामेंट के साथ, क्या इरिटेशन के साथ, क्या सेटिस्फेक्शन के साथ बैठते हैं, वो टेस्ट ही आपको देते हैं। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि यार मैं ये टेस्ट दे रहा हूं तो इससे मेरे को डिमोटिवेशन हो रहा है। नहीं, ये टेस्ट आपके लिए कहते हैं ना रियल एक्सपीरियंस के हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टेस्ट देंगे तो आपके सारे मार्क्स बढ़ जाएंगे, नहीं, बट यहां से दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप टेस्ट दीजिए और उस स्ट्रगल को दोबारा से समझिए कि जो एग्जाम में होता है, या फिर आप अपने कंफर्ट जोन में दोबारा बैठ जाइए कि यार मेरे से ना अभी मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हुई है, या फिर मेरे से अभी उतने सवाल नहीं बन रहे, तो मैं अभी के लिए नहीं दूंगा। एक रास्ता ये हो गया। मैं लेकिन कह रहा हूं जो ये वाला रास्ता है कि मैं टेस्ट नहीं दूंगा या फिर मेरे से नहीं हो पा रहा है, इससे आपको क्या मिलेगा ऑन द लॉन्ग रन? क्या मिलेगा? क्या इससे आपको सक्सेस होने के या फिर एग्जाम में बेटर कर, सक्सेसफुल वर्ड तो एक खराब ही वर्ड है, क्या एग्जाम में बेटर परफॉर्म करने के लिए क्या ये रास्ता सही है? और जब आप एक बार ठहर कर, मैंने हमेशा कहा है कि अपना इमोशनल फ्रंट हटा दिया करो, आप एक बार ठहर कर अगर आप ये चीज सोचोगे ना तो आपको खुद समझ आ जाएगा यार ये वाले रास्ते से ना उतनी एक्सपीरियंस तो मेरे को नहीं गेन होने वाली जितनी मेरे को टेस्ट से होने वाली है, ठीक है। सबका अपना अपना एक स्कोर होता है, सबका अपना अपना एक मैं कहता हूं एप्टीट्यूड होता है चीजों को पकड़ने का, समझने का, प्रैक्टिस करने का, सवालों के आंसर तक पहुंचने का। तो आप उस चीज को ना हमेशा कहते हैं ना अप्रिशिएट करिए। ठीक है, मैं मानता हूं आपने 15 सवाल करे, 12 सवाल करे, उसमें से 3-4 सवाल गलत हो गए, मैं मानता हूं। आप क्या कर सकते हैं बेहतर, वो ये है कि भाई ऐसे 3 सवाल जो मेरे से इस बार गलत हुए हैं वो अगली बार अगर मेरे को कहीं दिखे तो वो गलत नहीं होने चाहिए। तो आपको इसीलिए टेस्ट जब भी आप देते हैं तो टेस्ट की एनालिसिस का भी टाइम निकालिए। टेस्ट की एनालिसिस मतलब ये नहीं देख रहे हैं टेस्ट अच्छा गया बुरा गया, नहीं। आप ये देखिए कि आपने केमिस्ट्री में देखो सबके नेगेटिव कितने आ रहे हैं, ठीक है, सबके नेगेटिव कितने आ रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। चलिए आज एक काम करते हैं, हम लोग इसको तो पढ़ेंगे ही, मैं आज आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। और आई थिंक दिस इज द राइट टाइम वेयर यू शुड वर्क ऑन योर नेगेटिव मार्किंग एज वेल, ठीक है। थोड़ा सा रुक करके हम लोग स्टार्ट करें, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, हाँ या ना? क्योंकि देखो सभी के ना, अब देखो तुम्हें लग रहा हो यार मेरे तो 20 मार्क नेगेटिव हो गए, अरे कोई
30 मार्क लेके बैठा है नेगेटिव में, कोई हो सकता है 5 मार्क नेगेटिव में लेके बैठा हो। तो आपको ये चीज सोचना है कि यार कि मेरा अगर नेगेटिव हो रहा है तो किस फैक्टर पर हो रहा है। एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। यस, और कोशिश करिएगा कि आने वाले टेस्ट में उसको इनकॉर्पोरेट करें। इसको वैसे मत लेना कि यार सर हमारा समय खराब हो गया। दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेटेजी कि आप जब टेस्ट दे रहे हैं, मेरे को तो बहुत अच्छी बात ये लग रही है कि एटलीस्ट आप ऐसे बच्चों में से हैं कि जो मतलब ये काबिले तारीफ वाली बात मैं बोलूंगा, ऑल ओवर इंडिया अगर सारे बच्चों को उठा लेना जो जेई लिखने वाले हैं इस बार, मैं बता रहा हूं मुश्किल से 10 अलग सर ने कितनी बार बताया, 8 से 10% बच्चा टेस्ट देता है, 8 से 10%। अब तुम ये सोचो, मतलब 14 लाख बच्चे हैं, तो मैं ये मान रहा हूं कि चलो भाई 2 लाख बच्चे टेस्ट दे रहे होंगे, 2 लाख बच्चे टेस्ट दे रहे, तो कंपटीशन यहीं छट गया भाई। तू एटलीस्ट फाइट तो मार रहा है कि उन 2 लाख बच्चों के बीच में तू खड़ा हो, है ना। तो नेगेटिव मार्किंग हमारे पास कहां कहां होती है, पहले आपको ना, आप लोग ये सोचते हैं कि सीधे सर नेगेटिव मार्किंग हो गई है, ठीक है। जरा ये ध्यान से सुनना कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास आंसर है, और एग्जाम में ना देखो मैं अपना ये चीज मैं अपनी बता रहा हूं, ये चीज मैं अपने लिए फॉलो करा था, ठीक है, मेरे को इससे रिजल्ट मिला है। अब हो सकता है किसी को शायद ये लगे कि यार ये तो क्या नॉर्मल सी बात है, नहीं, मेरे लिए ये काम करा था और मैं हमेशा वही राय दूंगा जो मेरे लिए काम करा है। हो सकता है मेरे जैसे कुछ बच्चों के लिए भी ये काम कर जाए। अगर आपके लिए काम नहीं करता है तो मे भी शायद आपको दूसरी स्ट्रेटेजी सोचनी चाहिए या फिर दूसरे टीचर्स से एक ओपिनियन लेना चाहिए। हो सकता है उनके पास कुछ नया तरीका हो, जैसे सचिन सर भी अलग अलग तरीके बताते हैं, उन्होंने जो चीज सफर करी है, उन्होंने जो चीज अपने बच्चों से सीखी है वो बताते हैं, ठीक है। या फिर डूडी सर से, ओम सर से, पंकज सर से आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, बट ऐसा नहीं आज पूछा है तो फिर सचिन सर से आज ही पूछ रहे हो, नहीं, कुछ दिन इस पर ट्राई करो। अगर लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है सर, इस वाले मेथोडोलॉजी से मेरा ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, तो फिर सचिन सर से मेथोडोलॉजी पूछो, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा। मैं 1 मिनट आपकी चैट रोक देता हूं, नहीं तो कुछ ज्ञानी बच्चे आ जाते हैं। भाई देखो हमारे पास नेगेटिव मार्किंग कहां कहां होती है। सबसे पहले तो ये देखो, आपका जब भी क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट होता है, और या तो इसके साथ एक डायग्राम भी होता है, डायग्राम होगा या ग्राफ होगा, ठीक है। एंड दिस इज वैलिड इन हमारे पास केमिस्ट्री एज वेल एज इन मैथ्स एज वेल एज इन फिजिक्स। कई बार हमारे यहां पे भी ग्राफ होते हैं, मैथ्स में भी ग्राफ होते हैं, कई बार केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे होते हैं, है ना। तो ये आपका रहता है। दूसरा, पहली गलती कहां होती है, बच्चे की रीडिंग में, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं यहां पर प्रॉब्लम आती है रीडिंग की। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शायद वीडियोस को देख करके ज्यादा लर्न करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी रीडिंग हैबिट होती, जैसे मेरी है कि वो उसी टाइम से मेरी बनी थी, मैं न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करी थी मैंने उस समय। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अभी करो, इतने स्ट्रेस में करो, लेकिन हाँ आप डे टू डे लाइफ में जैसे आपको नॉर्मल दुनिया की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो मैं कहता हूं आप वीडियो फॉर्मेट में ना जाकर के उसको एक टेक्स्ट फॉर्मेट में कंज्यूम करने की कोशिश करो। मैं न्यूज बहुत पढ़ता हूं, ठीक है, तो न्यूज पढ़ने से क्या होता है ना, आपकी एक स्पीड बनती है और आप जल्दी जल्दी पढ़ करके एनालाइज कर पाते हैं बेटर वे में, ठीक है। तो आपकी कई बच्चों की क्या होती है, रीडिंग स्लो होती है। अब क्या होता है, लेंदी क्वेश्चंस में या 3 या 4 लाइन का क्वेश्चन हुआ तो सबसे पहले उनको लगता है यार इतना बड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब देखो ये कहां से स्टार्ट हो रही है, इतना बड़ा पढ़ना पड़ेगा क्या, ये सवाल। सर इसमें तो 4 लाइन थी, डेटा बहुत ज्यादा है, मेरे को तो इरिटेशन हो रही है, ठीक है, और मैं बड़े सवाल देखते ही सर पहले ही घबरा जाता हूं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो प्रॉब्लम यह है क्योंकि आपके वहां पर रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं हुई है। हो सकता है सर रीडिंग हैबिट 1 महीने में थोड़ा डेवलप कर लूंगा, अरे जेई मींस 2 भी है, जेई एडवांस भी है, अभी तेरे 5-6 महीने एग्जाम चलने वाले हैं। तो कोशिश कर कि जब तेरे पास खाली टाइम हो तो प्लीज न्यूज़पेपर रीडिंग तुम स्टार्ट करो अपने इंटरेस्ट का। तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है, स्पोर्ट्स पढ़ो, पॉलिटिक्स पसंद है, पॉलिटिक्स पढ़ो, इंटरनेशनल अफेयर्स पसंद है, जो भी आपको सही लगता है आप उसको जरूर रीड करिए, और खासकर इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करिए। स्टार्टिंग में आप देखोगे कि आप एक लाइन पढ़ते आ रहे हो और तीसरी चौथी लाइन तक आते आते आप ये भूल जाते हो कि पहले पढ़ा क्या था, है ना। तो यही चीज आपकी सेम रेप्लिकेट हो रही है आपके एग्जाम्स में भी, जब एडवांस में आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड सवाल आएंगे या फिर लेंथी सवाल आएंगे, और जेईई मेंस में भी 2 या 3 सवाल ऐसे होते हैं जो 4 या 5 लाइन के होते हैं, देखने में बल्कि होते हैं, तो उसमें बच्चे की एक घबराहट होती है, यार मैं इसको पढ़ूंगा तो मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि उसको आदत है उस चीज की, राइट। तो उसको आपको रीडिंग हैबिट के लिए आपका इसका सोल्यूशन क्या है कि आप थोड़ा बहुत रीडिंग अपनी स्टार्ट करिए, अपने नोट्स को रीड करना स्टार्ट करिए, कुछ भी रीडिंग आप जरूर करिए। जब आपकी स्लो रीडिंग होती है तब यहां पर आता है इंपेशेंस। तो अब बच्चा क्या होता है, इंपेशेंट हो जाता है, वो जल्दबाजी में, आपके साथ भी होगा कई बार, आप कहते हो जल्दी जल्दी पढ़ता हूं भाई बड़ा सवाल है, तो आप जल्दी जल्दी पढ़ते हो आते हो, फिर आपको लगता है यार पीछे वाला तो यार समझ ही नहीं आया मेरे को, फिर आप पीछे जाते हो।
कई बार एंड तक आ जाते हो फिर पीछे जाते हो, तो यहां पर आप अपना समय ही तो बर्बाद कर रहे हो। आप एक बार में ढंग से सवाल को डिकोड कर ले जाओ, ये आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट होनी चाहिए, एंड दैट विल कम फ्रॉम द रीडिंग पार्ट। ठीक है, अब बात आई रीडिंग करने के बाद कई बच्चों के अंदर ये कमी होती है। अब रीडिंग गलत कर ली है, पहले तो क्वेश्चन को रीड करते करते ही इंपेशेंट हो गए, और इंपेशेंट होते ही इरिटेटेड हो गए हैं, तो माइंडसेट वैसे ही खराब हो गया। दूसरी बात है ये हमारे पास अगर सवाल छोटा है तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, अरे इसको तो मैं निपटा दूंगा। नहीं, आपको हर सवाल 4 मार्क का है, ये दिमाग में रखना है कि भाई हर सवाल 4 मार्क देगा, भले ही वो कठिन है, इजी है, मीडियम है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है डेटा पॉइंट्स। अब बच्चों के अंदर क्या होता है कि वो डेटा पॉइंट्स को लिखते नहीं है। मैं जनरली अगर आप कभी भी देखोगे, कोई भी टीचर जब भी देखोगे सवाल होता है तो उसमें से डेटा को लिख लेते हैं कि भाई एक बार सवाल रीड करके समझ लेंगे और डेटा मेरे पास ये है और उस डेटा से हम लोग अपने सवाल को करेंगे। तो आपके डेटा पॉइंट्स कई बच्चे करेक्ट नहीं रखते डेटा पॉइंट्स को। सर मैं सवाल में से डेटा निकाल लेता हूं। अगर तू सवाल में से डेटा निकाल लेता है, कई बार क्या होता है कि मान ले 2-3 वेवलेंथ दे रखी है या फिर 2-3 फ्रीक्वेंसी दे रखी है, पोटेंशियल की जगह करंट की वैल्यू डाल दी, करंट की जगह पोटेंशियल की वैल्यू डाल दी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और समझ ली, ये वाली चीजें आपके यहां पर रहती हैं। ठीक है, तो डेटा पॉइंट्स आपका है। और ग्राफ की कई बार ग्राफ गलत इंटरप्रेट करना, ग्राफ या डायग्राम जो भी आपका है उसको गलत इंटरप्रेट करना, गलत इंटरप्रेट करना। अब बात क्या होती है, जब आप सवाल को रीड करते हैं तो ये धीरे धीरे, अब देखो जब आप टेस्ट दोगे तो आपको ये आदत होगी, रीडिंग की आपको आदत होगी, डेटा पॉइंट्स लिखने की आदत होगी, ग्राफ और डायग्राम को इंटरप्रिटेशन की आदत होगी। इसके साथ आता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस दिस। अब बात हम लोग आपको क्या कह रहे हैं, बेटा आप ना ये चीज रिवाइज करते चलो, रिवाइज करते चलो, रिवाइज करते चलो, क्योंकि आप जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ही रिटेंशन रहेगा। जैसे मान लीजिए, आप सभी लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे, आपको मैं अगर 50 सवाल देता हूं, उनमें से 10 सवाल आपको ऐसा रीड करते ही पता लग जाएगा इसमें ये लगना है। क्यों? क्योंकि आपका रिवीजन पॉइंट इतना प्रिसाइज था कि जब आप रीड कर रहे थे आपको समझ आ गया यार ये चीज तो यहां बताई गई थी, या ये फॉर्मूला इसमें लग सकता है, या फिर ये लगता है। क्योंकि आपका रिवीजन इतना पॉइंट होता है कि रीडिंग जब आप कर रहे होते हैं तो आप वहीं से रिलेशन स्टार्ट कर देते हैं कि ये सवाल कैसे हमें उठाना चाहिए, राइट? तो आपका रिवीजन वाला पार्ट आप सभी लोग कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। यहां वाले पॉइंट में आप लोग इंपेशेंट होकर के कई बार कुछ गलतियां लेते हैं, या तो डेटा पॉइंट गलत ले लिया या तो सवाल ही गलत रीड कर लिया। ठीक है, सवाल को इतना इंपेशेंट फॉर्म पे रीड कर रहे, पूछ कुछ और रहा था, कुछ और सोच करके कुछ और आंसर निकाल दिया, ये भी होता है। ठीक है, और ग्राफ और डायग्राम इन सारे डेटास को वो ध्यान से नहीं रीड करते हैं। कई बार ग्राफ में कुछ पॉइंट्स होते हैं, ग्राफ को गलत रीड कर लिया, वो वाली गलती भी होती है। तो आपका सबसे पहला है कि जो गलती बनती है बच्चे की वो यहीं से बनती है। अगर आपने यहां पर सही कर लिया, जैसे मान लीजिए आपके 5 सवाल गलत हैं, तो उसमें से 2 या 3 सवाल ऐसे होंगे जहां पर आपने सवाल को ही गलत पढ़ा है। ठीक है, मेजॉरिटी सवाल आपकी यहां गलती होती है। जब एक बार बच्चा इस फेज से निकल आता है तब वो सोल्यूशन पार्ट में जाता है। ठीक है, तब वो सोल्यूशन पार्ट में जाता है। तो अब पहली बात, डेटा जो गिवन होता है उसको गलत लिखा तो यहां आपका गलती पूरे क्वेश्चन में चली जाती है, यहां पर खराब हो जाता है। फिर आपका इंटरप्रिटेशन, वो रीडिंग से ही स्टार्ट हो गया है। इंटरप्रिटेशन, अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट्स को पढ़ा हुआ है और अगर आपने इंटरप्रिटेशन गलत किया तो आप गलत रास्ते में क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, यहां गलती होती है। और हर चीज को सुधारने के तरीके होते हैं। ठीक है, फिर बीच का बवाल आता है कैलकुलेशन, बीच का बवाल आता है कैलकुलेशन। देखो कुछ सब्जेक्ट में हो सकता है कैलकुलेशन की इतनी डिमांड ना हो, लेकिन फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में और मैथ्स में आपको कैलकुलेशन रहेगी ही रहेगी। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में आपकी अगर रिवीजन बहुत अच्छी है तो यहां पर आपको उतनी दिक्कत, इस वाले पार्ट में उतनी दिक्कत नहीं आएगी, आप सीधे सटाक से आंसर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई केमिस्ट्री में 2/3 हिस्सा ऐसा है कि आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, एक तो टाइम कम लगता है। अब जो बच्चे अपना इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट को वीक रखते हैं वो लड़ाई में पहले ही पीछे हो गए। ठीक है, क्यों पीछे हो गए? क्योंकि वो पार्ट नॉर्मली आपका कंपटीशन जल्दी स्कोर मार रहा है, तो तुम्हें भी वहां पर जल्दी स्कोर ही मारना है। तो वहां पर आपकी सारी चीजें ऑन टिप्स होनी चाहिए, सवाल देखा आंसर तक पहुंच जाओगे बहुत जल्दी। और अगर नहीं पता है तो तुम सोचते रहो, मैकेनिज्म लगाते रहो, कुछ भी करते रहो, ऐसा होगा। तो आपका रिवीजन मैटर करेगा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में। ठीक है, अब कैलकुलेशन में आपको मैं पहले बता देता हूं, कोई बहुत बड़ी खतरनाक कैलकुलेशन आती ही नहीं है जहां आप गलती करते हो। बिलीव मी, आपकी गलतियां होती कहां है? ये आपसे भी है और मेरे से भी है, और ये लाइफ लॉन्ग रहती है। मैं अभी भी तो गलतियां करता हूं। स्क्वायर लेने में गलती हो गई,
इक्वल टू के इस साइड और इस साइड गलती हो गई, इनइक्वालिटी की गलती हो गई, और रूट लेने में गलती हो गई, प्लस माइनस की गलती हो गई, रेशियो की हमारे पास गलती हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई की गलती हो गई, ब्रैकेट ओपन करने की गलती हो गई, ब्रैकेट ओपन करने की गलती हो गई। कोई ये अगर आप देखें तो मेजॉरिटी सारे बच्चे एक बार थम्स अप कर दीजिए, आपकी कभी भी कैलकुलेशन एरर अगर हो रही है तो वो इन्हीं फैक्टर्स पर हो रही है, हाँ या ना। यही माइनर माइनर कि सर 2 को उधर ले जाना था, -2 करना था, मैंने +2 कर दिया, स्क्वायर में सर 2 का स्क्वायर मैंने गलत लिख दिया या 2 ही रहने दिया, ठीक है। तो ये गलतियां होती हैं। यस, हाँ, कन्वर्जन्स हो गई यूनिट की। देखो मैं तो पर्सनली ये कहता हूं कि जब आप डेटा को लिख रहे हैं तो यहीं पर अपने अपने ऑप्शंस को देखिए कि ऑप्शंस किस यूनिट्स में पूछ रहा है, उसको यहीं पर ही कन्वर्ट कर लीजिए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं डेटा पॉइंट लिखते नहीं है, सीधे डेटा डाल देते हैं और आंसर निकाल देते हैं, फिर गलत हो जाता है, ध्यान नहीं देते। जब आप यूनिट के साथ लिखते हैं अपने ऑप्शंस को चेक करिए और फिर वहीं पर ही कन्वर्जन कर लीजिए। अब बात आती है कि सर हमारे लिए यहां पर कैसे इसको सॉल्व करें, ये बवाल कैसे खत्म करें, और ये सभी के साथ है भाई, देख लो एक बार थम्स अप। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा, रोने से बेटर है कि इंप्रूवमेंट कहां कहां हो सकती है, प्लीज एक बार देखिए। मैं अपने लिए कैसे इंप्रूव करा था, ये मेंस में तो मेरे से फिर भी गलतियां हो गई थी, फिर मैंने इस चीज पर ध्यान दिया, यार ये कैसी कैसी गलतियां करके आया। मैं 5 या 6 सवाल अपने मेंस में ऐसे खराब करके आया था जहां पर ये माइनर मिस्टेक्स की वजह से मेरा आंसर खराब हुआ। लेकिन एडवांस में जब मैं गया था तो मैं अपने आप को हर सवाल में बार बार ये बोल रहा था कि भाई आज मत कर देना ये गलती, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं ड्रॉपर के फॉर्म में, मैं जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था मैंने तो 12th के साथ था, तो मेरी अप्रोक्सीमेटली 14,000 के आसपास रैंक आई थी, ठीक है। तो उसके बाद ये था कि भाई जब फर्स्ट ड्रॉप लिया है तो भाई इसके बाद अब मौका नहीं मिलने वाला है। तो एडवांस का पेपर में टाइम होता है, मैंने सेलेक्ट कर लिया था भाई ये सवाल तो मेरे को छेड़ने ही नहीं है, मैं अपनी एनर्जी और टाइम वहां नहीं लगाऊंगा, मैं इन सवालों को करूंगा। और मैंने अपने सारे स्टेप्स को इंक्रीज कर दिया था, ठीक है। मैं ये मानता हूं कि जेईई मेंस में ये चीज नहीं करी जा सकती क्योंकि थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। आपकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, वही मैं कह रहा हूं, आपकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अगर बिल्कुल मस्त वाली है और जो आपको पढ़ाई गई है अच्छे से, अगर आपने उसको पकड़ लिया, आप वहां से जो समय निकालते हैं, आपको लग रहा है यार 1-2 स्टेप्स में और बढ़ा लेता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई में, तुम क्या करते हो ना, स्टेप्स मिस करने की बात करते हो। इसका सोल्यूशन क्या है सर, स्टेप्स को इंक्रीज कर दो, ठीक है। 2-3 स्टेप ही तो बढ़ेंगे भाई, 2-3 स्टेप ही तो बढ़ेंगे। और जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखो, स्क्वायर कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखो। जिन बच्चों को यह बात पता है कि मैं यहां की गलती करता हूं, तो जैसे ही आप इस सवाल में इस फेज में आते हैं तो प्लीज अपने आप को रिमाइंड करिएगा, राजवंश ने बोलता भाई आज नहीं, बस यही अगर आपने बात अपने आप को बोल दी कि भाई आज नहीं, पूरा फोकस होना चाहिए कि यार जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, ब्रैकेट ओपन कर रहे हो, प्लस माइनस की कहीं गलती ना हो जाए, स्क्वायर रूट ले रहे हो, तो मैं अपने आप को बार बार यहां पर यह बोलता था भाई आज नहीं, ये कल हो जाए, और इससे पहले भी हुआ है और आगे फ्यूचर में कभी भी हो जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज नहीं, ठीक है। तो मैंने वहां पर क्या करा था, एडवांस में अपने नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज कर दिए थे। और बिलीव मी, मेरे जब मैं एडवांस का पेपर देके आया था, मेरे 2 या 3 ही सवाल गलत थे, ठीक है, और वो सवाल कंसेप्चुअली ही गलत थे, ठीक है। एक में एडिटा वाला आपका ईडीटी करके एक होता है, एक स्ट्रक्चर में थोड़ा बॉन्डपंथी में खराब कर दिया था, और अदरवाइज 2 या 3 सवाल जो होंगे वो कंसेप्चुअली गलत थे, कैलकुलेशन वाइज नहीं थे। मैंने अपना टाइम बढ़ा दिया था कि भाई ये चीज बढ़ा देते हैं और उसको यहां पर अब गलती नहीं होने देंगे। बात आती है लास्ट में, जब आप आंसर तक आ जाते हैं तो आंसर मार्क करने पर बच्चा कई बार क्या होता है कि सीधे ही एक बार कर देता है। तो आप क्या करें, प्लीज अपने एग्जाम में लास्ट 15 मिनट्स आप मार्क करें, जैसे आपका आ गया मार्क करें, और रिव्यू में भी रखें उसको कि यार अगर मेरे को हल्का सा डाउट आ रहा है ना कि यार इस सवाल को एक बार मुझे देखना है, तो प्लीज उसको मार्क करके रखिएगा। लास्ट में आपके पास 10 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली होने चाहिए कि आप इन क्वेश्चंस को दोबारा रिव्यू करें। अब बच्चे के साथ क्या होता है, बिलीव मी, बच्चे के साथ ये होता है, और ये मेरे साथ भी था, आखिरी के 10 मिनट में यार मैं एक सवाल और लगा लूंगा तो बेहतर होगा, ये लालच मार देता है। आपने इस सवाल में भी तो एनर्जी लगाई है, ये सवाल भी तो आपको 4 मार्क देने वाला है, और नया अगर आप कोई सवाल आखिरी के 5-10 मिनट में कर भी लोगे, मैं मानता हूं कर भी लोगे, तो हो सकता है आपको +4 या +8 और मिल जाए। लेकिन अगर ये खराब हो गया उस नौटंकी में और वो भी खराब हो गया तो पूरा ही गया, आपका तो पूरा समय गया। तो लालच नहीं करना है आपको, आखिरी के 5-10 मिनट, भाई देखो वही मैं कहता हूं, जितना आपको आता है
वो आप अच्छे से कराओ। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि यार ये मेरी कैपेसिटी थी इस एग्जाम की, जेईई मेंस 2 तक मुझे ये 20-30 मार्क्स और मिल जाए तो मेरा काम मस्त हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करना है कि कोशिश करनी है कि एक्यूरेसी के साथ दें, रेदर देन आप मल्टीपल सारे के सारे सवाल लगाने के लिए उस पर जाए। ठीक है, और ये भी नहीं कि एक्यूरेसी सर मेरी तो 10 सवालों में एक्यूरेसी आ रही थी, वहां से भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैक्सिमम रिवीजन हो, मैक्सिमम प्रैक्टिस हो, और जो भी आपके सवाल आ रहे हैं उसमें आप मैक्सिमम अटेम्प्ट मारें, लेकिन जिस पर हल्का सा भी डाउट आ रहा है उसका टाइम निकाल करके आप दूसरे सवाल को दे दीजिए। क्लियर है क्या? यस और नो? सर नंबर कम होते जा रहे हैं, रिवीजन और बढ़ाइए। नंबर कम होंगे क्योंकि चैप्टर्स बढ़ रहे हैं। आप नोटिस करिए, अगर मैं अभी आपको सिंगल चैप्टर्स का टेस्ट लेना स्टार्ट कर दूं, समझ रहे हैं, सिंगल, तो आपका मार्क्स का स्कोर बढ़ जाएगा, आराम से बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको एक ही चैप्टर को रिवाइज करना है, उसमें ही क्वेश्चंस को सोचना है। जब आपके 3-3, 4-4 चैप्टर्स मर्ज होने स्टार्ट होंगे तो अब आपको ज्यादा रिवाइज करके आना है, ज्यादा रिटेंशन आपकी होनी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है मार्क्स कम होंगे। अब जैसे ये फुल टेस्ट तक जाएगा और मार्क्स कम होंगे, और फिर आप कहीं ना कहीं एक स्टेबलाइज पॉइंट पर आएंगे कि यार सर मेरे ना 100-110 मार्क्स के आसपास ही मैं रुका हुआ हूं। फिर आप देखिए कि आप नेगेटिव में कितना खो रहे हैं, वो 20-30 मार्क्स अगर मेरे को मिल जाए तो एटलीस्ट मेरे को एक जंप मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप सोचेंगे कि यार मैं कुछ नया और ऐसा क्या पढ़ लूं, या फिर नए और कौन से टॉपिक्स पर ध्यान दूं जिससे मेरा मार्क्स स्कोर और बढ़ जाए। ठीक है, तो इट विल गो स्टेप बाय स्टेप, एक साथ पैनिक होकर मत करिएगा। तो ये सारे पॉइंट्स पर ही आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, और हर कोई बच्चा इधर गलती करता है, कोई इधर करता है, कोई इधर करता है, कोई इधर करता है, आखिरी तक आंसर सही निकाला है, मार्क कुछ और करके आ गया, कुछ इंटरप्रेट गलत कर रहा है, कुछ रीडिंग गलत कर रहा है, कुछ रीडिंग स्लो कर रहा है। यही सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। यस और नो? हाँ या ना? यस और नो? तो हाँ सर पूरा दिन पढ़ रहा हूं और क्या करूं, उतना ही कर। मैंने तुम्हें क्या बोला बेटा, देखो आप मेरे वर्ड्स को प्लीज प्योर इंटेंशन से समझिएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप दुनिया का बेस्ट स्टूडेंट बन जाइए, मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बन जाइए, बस। आप उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कुछ बच्चे, भाई देखो डिसहार्टनिंग लगेगी, लेकिन रियलिटी में आपको एक बात बोल देता हूं, आपसे बेहतर बच्चे हो सकते हैं जो आपके साथ कंपीट कर रहे हो सकता है उनका बेहतर रिजल्ट भी आए, उनको बेहतर सिलेक्शन भी मिले, लेकिन इस पूरी जर्नी में एटलीस्ट जब आप बाहर निकल के आए तो पूरी दुनिया जैसे बोलती है ना, आपसे एग्जाम में क्लियर नहीं हुआ तो आप तो फेलियर हो, वो आपके अंदर बात तभी घुसती है जब एक्चुअली में आपने काम चोरी करी होती है। मैंने बहुत सारे बच्चों को और इवन अपने फ्रेंड्स को भी देखा है जो शायद अपने एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन वो आज की डेट में, या फिर उन्होंने कुछ, उनमें से कुछ बच्चों ने शायद काम चोरी करी होगी, तो उनके जब ताने पड़ने लगे, और वो पढ़ते हैं, पता नहीं क्यों पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं, तो वो अंदर ले लेते, क्योंकि उनको भी पता होता है कि कहीं ना कहीं मेरे से कमी रही है। लेकिन अगर आप अपने बेस्ट वर्जन में इस एग्जाम, ये अभी 5-6 महीने में आप अपने बेस्ट वर्जन पर है, हो सकता है आपको भी ताने पड़े, हो सकता है आपको भी डिमोटिवेट करे दुनिया, लेकिन आप अंदर से इतने होंगे कि यार कि भाई इससे ज्यादा मैं क्या कर लेता, ये बताओ, इससे ज्यादा मैं क्या कर लेता। मैं अपने मैक्सिमम सिटिंग आवर्स पर था, मैं मैक्सिमम रिवीजन कर रहा हूं, मैं मैक्सिमम प्रैक्टिस करी है, मैंने मैक्सिमम टेस्ट दिए, इससे ज्यादा मेरे से नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, ये सीधी सी बात है। कुछ ही बच्चों को सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन एटलीस्ट आफ्टर दिस एग्जाम यू शुड कम आउट ऑन इन योर बेस्ट वर्जन, कि हाँ यार ये मेरा बेस्ट था, मेरे को पता है कि भाई मेरे पर अगर आएगी तो मैं 12, 13, 14, 15, 16 घंटे बैठ करके पढ़ने वाला बंदा हूं, मैं बैठ के पढ़ लूंगा, और जितना मेरे से होगा मैं उतना कर सकता हूं। ये आपको एटलीस्ट अपना एक कहते हैं ना रियलिटी चेक होना चाहिए। क्लियर है क्या? हाँ या ना? अब देखो एक कह रहा है सर सबसे ज्यादा तो रेशियो वाली गलती होती है, मेरे को भी पता है, तो जब रेशियो वाला सवाल है तो तेरे को पता होना चाहिए तू वहां गलती करता है। प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों ने कभी ये देखा ही नहीं कि आप किस फ्रंट पर गलती कर रहे हैं। अब जो बच्चा कैलकुलेशन में आके सर मेरे ना 6 सवाल गलत होते हैं, मैं 3-4 तो कैलकुलेशन की, तो क्लियर हो गई ना तेरे को ये बात कि भाई कैलकुलेशन तू गलती करता है। कहां पर गलती करता है? सर मेरे जनरली ब्रैकेट ओपन करने में, स्क्वायर रूट लेने में, स्क्वायरिंग करने में, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में, इन्हीं में गलती होती है। तो जब भी तेरे एग्जाम में भाई तेरे पास मान ले तेरे को 30 सवाल या 35 सवाल करने हैं टोटल, तो क्या सभी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी? नहीं सर, 5 या 6 सवालों में हो गई। तो वो 5 और 6 सवाल जब तेरे को पता है कि तू वहां गलती करता है, तो वहां पर थोड़ा सा स्लो डाउन होकर के मेहनत कर, ठीक है, आराम से कर कि भाई मैं यहां तक आ गया हूं, अब इस नौटंकी के चक्कर में मेरा ये सवाल नहीं जाना चाहिए, तो थोड़ा सा वहां पर रुक जा। ऑर्गेनिक में कहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इनऑर्गेनिक में कहां होगा? क्या सारे की फिजिक्स के सारे सवालों में क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है? नहीं। तेरे को अपनी अगर कमी पता है, तो अगर एग्जाम में दिख रहा है तो तू वहां पर थोड़ा सा स्लो डाउन हो जा, कोई नहीं, टेक योर टाइम, लेकिन सवाल गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? यस और नो?